आगे हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे। देखो, मौर्योत्तर काल के बाद कौन से वंश आए? सातवाहन आए। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ये सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। फिर आगे है, आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ कहाँ स्थित थी? ये अमरावती, प्रतिष्ठान एवं कोटलिंगाला में थी। कहाँ कहाँ थी? अमरावती, प्रतिष्ठान एवं कोटलिंगाला में थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या की उपाधि धारण की थी? वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेंकटक नामक नगर की भी स्थापना इसके द्वारा किया गया था। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये 78वीं ईस्वी में हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78वीं ईस्वी में हुआ था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। किसने किया था? कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 135 वर्ष का। मौर्य के दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ये सातवाहन था। कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक ये सातवाहन वंश था। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ये कण्व वंश ने किया था। किसने किया था? कण्व वंश ने किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाओ ने किया था। किसने? पान चाओ ने। चीनी जनरल पान चाओ कनिष्क को किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? ये कुषाण वंश की सीमाएं थी। किसकी थी? कुषाण वंश की सीमाएं थी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ये 97 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ये चेदी वंश से संबंधित थे। किससे थे? चेदी वंश से थे खारवेल। प्रथम ईरानी शासक कौन था? ये डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम ईरानी शासक था पहला। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित बामियान ये बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए फेमस था। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? मातृदेवी उमा का नाम मिलता है कुषाण शासक के सिक्के पर मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविष्क ने चलाए। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविष्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? बुद्ध का जो अंकन हुआ था वो कनिष्क के सिक्कों पे हुआ था। योद्धा सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? ये कार्तिकेय का मिलता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। कौन था? चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? ये महायान बौद्ध संप्रदाय से था। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से था। किस राजवंश ने हत्या करके
सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? ये शुंग वंश का हुआ। किसका? शुंग वंश का हुआ। भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारत के साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर की है। किसकी है? मिनांडर की है। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ किया था? महान शिल्प मार्ग ये कनिष्क ने आरंभ किया था। फिर है मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रांता। देखो, सबसे पहले हिंद यवन आते हैं। कब आते हैं ये? 190 ईसा पूर्व आते हैं। इनका मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया अफगानिस्तान रहता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद शाकल रहते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद शाकल। राजधानी वर्तमान सियालकोट है। राजधानी कहाँ है? वर्तमान सियालकोट है। फिर है शक सिथियन। शक सिथियन आते हैं 90 ईसा पूर्व में आते हैं। इनका मूल निवास स्थान सीरिया ईरान में है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान पश्चिमी भारत के हैं। फिर राजधानी महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है इनका। फिर है पार्थियाई या पहलव। पार्थियाई या पहलव, ये भारत आगमन इनका कब होता है? पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में होता है। ये मूल निवास स्थान इनका पार्थिया ईरान है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीज हैं। कौन है? गोंडो फर्नीज हैं। बेग्राम पाकिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। फिर है कुषाण यूची। ये कुषाण या यूची बोला जाता था। ये 15 ईस्वी में, देखो ईसा पूर्व में सारे आए हैं। हिंद, यवन, शक, सिथियन, पार्थिव, पहलव, ये लोग ईसा पूर्व में आए हैं। और जो कुषाण आए हैं ये ईस्वी में आए हैं। ईसा मसीह के बाद आए हैं कुषाण। मूल निवास स्थान इनका चीनी तुर्किस्तान है। कहाँ है? चीनी तुर्किस्तान। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क है। कौन है? कनिष्क है। राजधानी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन है। और ये राजधानी इनकी कहाँ है? उज्जैनी वर्तमान उज्जैन में है। और पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में है। आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण। पहले कौन आते हैं? हिंद, यवन आते हैं। उसके बाद शक आते हैं जिसको सिथियन भी बोला जाता है। उसके बाद पहलव आते हैं। उसके बाद आते हैं कुषाण। तो हिंद यवन के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक ये याद रखना है, मिनांडर रहते हैं। फिर शक के नहपान रहते हैं। पहलव के गोंडो फर्नीज रहते हैं। और कुषाण के कनिष्क रहते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कटफेसिस को जाता है। देखो, सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का जारी किया जाता है वो किसको जाता है? कुषाण शासक विम कटफेसिस को जाता है। आगे हमारा है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल है। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक गुप्त राजवंश का कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त। कैसे याद रखना है? जैसे कि कुछ भी हम श्री गणेश करते हैं स्टार्टिंग में, है ना, तो उसी से श्रीगुप्त याद रखना है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में किस राजवंश का शासन काल स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता था? ये गुप्त वंश का कहा जाता था। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। 275 से 550 ईस्वी तक किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इसने समुद्र की तरह अपनी विरासत को फैलाया था। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त क्या था? प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ये समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की।
आगे है गुप्त संवत 319 ईस्वी में की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस राजा को एक अन्य नाम देवगुप्त है? किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति एक ये पतन था, बंदरगाह था जहां से व्यापार संचालित होता था। इलाहाबाद स्थित अभिलेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है, ये पूछा हुआ था इस बार, से समुद्रगुप्त के शासन सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। जो इलाहाबाद का स्तंभ है, स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के शासन सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। उनके स्मृति में बनाया गया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के स्मृति में बनाया गया था। और वहीं पे मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत था। कौन था? सुश्रुत था। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां श्रीगुप्त, इनकी उपाधि आदिराज महाराज कहलाते थे ये शासक। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य या विक्रमांक कहलाते थे ये। स्कंदगुप्त कौन कहलाते थे? शक्रादित्य या शक्रोपम कहलाते थे ये। समुद्रगुप्त ये पराक्रमांक कहलाते थे। इन्होंने उपाधि कौन सा धारण किया था? पराक्रमांक। फिर कुमारगुप्त ये महेंद्रादित्य उपाधि लिया था इन्होंने, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। फिर चंद्रगुप्त वन ये महाराजा धीराज की उपाधि लिए थे। चंद्रगुप्त वन ने महाराजा धीराज की उपाधि लिए थे। गुप्तकालीन अधिकारी महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महासेनापति कौन है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। फिर रणभंडारिक सेना की आवश्यकता की पूर्ति वाले प्रधान अधिकारी होते थे, रणभंडारिक। फिर महासंधि विग्राहक ये कौन होते थे? युद्ध व शांति के प्रधान होते थे। महाभंडागराधिकृत ये कौन होते थे? ये राजकीय कोष का प्रधान होते थे। महाअक्षपटलिक ये कौन होते थे? अभिलेख विभाग का प्रधान होते थे। सर्वाध्यक्ष ये केंद्रीय सचिवालय के प्रधान होते थे। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होते थे ये। फिर ध्रुवाधिकरण कौन होते थे? भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक कौन होते थे? दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत ये सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी होते थे। महाबलाधिकृत। महादंडनायक कौन होते थे? न्यायाधीश होते थे। दंडपाशिक होते थे पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। फिर विनय स्थिति स्थापक ये शिक्षा अधिकारी होते थे। कौन होते थे? शिक्षा अधिकारी होते थे।
गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त को नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ये छपनक था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रय दाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक स्वयं क्या था? एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रय दाता था। इसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का कंफ्यूज नहीं करना है, चंद्रगुप्त प्रथम के में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय में ये नवरत्न रहते थे। इसमें कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, फिर है घटरपर, घटकरपर होगा सर, घटकरपर, फिर है वराहमिहिर, वररुचि, ये सारे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न निवास करते थे, इनके आश्रयदाता थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त एवं शक एवं गुप्त संवगों के मध्य कितना अंतर था? 241 वर्ष का था। शक एवं गुप्त संवतों का मध्य कितना अंतर था? 241 वर्ष का था। गुप्त कालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? ये गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया है? रूपक। कुमारगुप्त कालीन मंदोसर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ये तंतु वाय का उल्लेख किया गया है। लिच्छवा दोहित्र किसे कहा गया है? ये समुद्रगुप्त को कहा गया है, याद रखना है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त वंश को क्या कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ था। गुप्त काल का कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण ये क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ हुआ था यहीं से। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण देखो, क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि है। क्षेत्र क्या है? खेती करने योग्य भूमि है। वास्तु क्या है? वास्तु निवास करने योग्य भूमि है। वास्तु जिसमें निवास किया जाएगा उसको वास्तु बोला जाता था। वास्तु शास्त्र पढ़ते हैं ना कि घर का वास्तु शास्त्र सही होना चाहिए, तो उसी से रिलेट करना है। और क्षेत्र खाली है जिसमें खेती किया जाता है। फिर खिल्य है, खिल छोड़ देते हैं, ऐसा एक है हमारे लैंग्वेज में कि खिल छोड़ दिए, इस बार खेती नहीं किए। तो खिल क्या हुआ? जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है उसको खिल्य बोलते हैं। अभी भी हमारे लैंग्वेज में खिल ही बोलते हैं उसको। फिर अपरहत क्या है? जंगली भूमि है। अपरहत क्या? जंगली भूमि है। चरागाह, ये तो सब जानते हैं, पशुओं को चराने के लिए छोड़ी गई भूमि है ये। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ये प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। कायास्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायास्थ शब्द का उल्लेख मुद्र राक्षस में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुद्र राक्षस में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्त कालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ईंटों से निर्मित गुप्त कालीन मंदिर है बिठूर, कानपुर में है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों, मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का, मयूर शैलों का प्रचलन हुआ था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासन काल में की गई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त के शासन काल में की गई थी। और ये भी पूछा जाता है जो कुमारगुप्त प्रथम या द्वितीय, कंफ्यूज नहीं होना है, कुमारगुप्त प्रथम के टाइम किया गया था।
कुमारगुप्त ने क्या उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? पैठन की प्रसिद्धि का मुख्य कारण था व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। देखो, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा था, ये शतरंज का खेल। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह, याद रखना है, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति क्या है? ताम्रलिपि जैसा लग रहा है, नहीं, ताम्रलिपि नहीं है, ये एक तरह का बंदरगाह है। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? फाहियान, पहला चीनी यात्री फाहियान ही था, फर्स्ट फाहियान, ऐसे रिलेट करना है। तो उसी ने भारत की दशा का वर्णन किया था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया था ये चीनी यात्री। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? भारत हिंदू देवी देवताओं से समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख है। गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख है। और ये जो एरन अभिलेख है, ये अभी के कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का। रेशमी कपड़े का। फिर गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? ये आर्यभट्ट था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था, याद रखना आर्यभट्ट के बारे में। गुप्त कालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में मिलता है। कहाँ मिलता है? अजंता में। विशाखा दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। देखो, विशाखा दत्त का जो नाटक है, विशाखा दत्त का नाटक क्या है? देवी चंद्रगुप्तम है। देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का इसमें शादी का वर्णन है, क्योंकि जो देवी रहती है वो रामगुप्त की पत्नी रहती है, और लेकिन वो रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार देते हैं। शायद रामगुप्त अयोग्य शासक थे, इस वजह से। तो विशाखा दत्त नाटक में देवी चंद्रगुप्तम का उल्लेख मिलता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी इसमें। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन लिखावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसके? स्कंदगुप्त के। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? ये प्राकृत में है। किसमें है? प्राकृत में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया? ये शकों पर विजय के कारण शकारी कहा गया इनको। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की लिच्छवी दोहित्र बताया गया? प्रयाग अभिलेख में। किसमें? प्रयाग अभिलेख में। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। हुनों ने किस पे आक्रमण किया? हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। क्या है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? बुद्ध गुफाओं का निर्माण यह गुप्त काल में हुआ है। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? यह विष्णु, भगवान विष्णु के
सम्मान में करवाया गया था, वराह गुहा। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश, वाकाटक राजवंश, ये 255 ईस्वी में संस्थापक विंध्य शक्ति हैं। वाकाटक के संस्थापक 255 में विंध्य शक्ति, उसके बाद फिर से 330 ईस्वी में स्थापना होती है, उसके संस्थापक सर्वसेन रहते हैं। ये विंध्य शक्ति और सर्वसेन। नाग राजवंश 305 ईस्वी में भवनाग इसके संस्थापक रहते हैं। ये सारे समकालीन थे गुप्त काल के। फिर है त्रिकूटक राजवंश, इसके संस्थापक रहते हैं 415 में, इसकी स्थापना होती है, इंद्रदत्त रहते हैं। हुन राजवंश, ये 500 ईस्वी में इसका स्थापना होता है, तोरमन इसके संस्थापक रहते हैं। फिर आगे है शालियांक्यन राजवंश, ये 300 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, संस्थापक देववर्मन रहते हैं। फिर है विष्णु कुंडिन राजवंश, इस राजवंश की स्थापना 475 ईस्वी में होती है और इसमें विक्रमेंदी वन संस्थापक रहते हैं। माथुर राजवंश 325 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और 350 में भी। 325 वाले में अच्युत रहते हैं और 350 वाले में शंकर वर्मन रहते हैं। अब कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था। 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष किसको जीता था? कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ये अशोक ने किया था। अब है आगे हमारा गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के बाद के काल। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ये नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़े का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने क्या किया था? अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। वर्धन वंश की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, यानी कि हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसको वीद कभागम कहते थे। वीद कभागम कहते थे सिंचाई कर को। वीद कभागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। कौन कौन थे? सिंहनाथ सेनापति थे। कुंतल अश्वसेना का प्रधान थे। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान। सामंत महाराज ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख। अब 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे कहा जाता है? चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को कहा जाता था। किसको? प्रतिष्ठानपुर को कहा जाता था। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये बाणभट्ट थे। हर्षचरित किसने रचाया था? इसके रचयिता कौन थे? हर्षचरित बाणभट्ट थे। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा? हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से 647। और बुद्ध चरित का भी था, उसका रचयिता कौन थे? अशोक घोष थे बुद्ध चरित का। और हर्षचरित का बाणभट्ट थे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर यानी कि हरियाणा से कन्नौज। और हर्ष का जो शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक था। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट थे औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को
पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन। याद रखना है, दोनों मैंने पहले भी बताया था, ह दोनों साउंड है तो उससे रिलेट करना है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब प्रारंभ हुई थी? नारियल की खेती ये सातवाहन काल में प्रारंभ हुई थी। कोशीय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कोशीय शब्द का प्रयोग ये रेशम के वस्त्र के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? रेशम के वस्त्र के लिए किया गया था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज में। कहाँ था? कन्नौज में था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। ह्वेनसांग की यात्रा, भारत की यात्रा के समय सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता था। प्रसिद्ध नगर मथुरा। कहाँ था? मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ये भूमि का स्वामित्व था ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नालंदा विश्वविद्यालय है। भीनमाल की यात्रा किसकी चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने किया था? ये ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? इत्सिंग ह्वेनसांग के बाद आता है, ये 675 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों, देखो क्या क्या है हर्ष के 3 नाटक? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद रचयिता के रूप में भी जाना जाता था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? यह बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने यह नष्ट किया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले नए प्रकार की संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चीन में दूध भेजने वाले शासक? हर्षवर्धन। पुष्यभूत वंश के टाइम चीन में दूध भेजने वाले शासक कौन थे? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, कुलोत्तुंग प्रथम, चोल वंश के वंश। फिर मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में था, इसका जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने किया था। इसको फिर से जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने। ये बहुत बार पूछा जाता है। सुदर्शन झील को जो शक शासक थे रुद्रदमन, उनके द्वारा किया गया। अब आगे हमारा है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में क्या है? स्थापत्य कला के बारे पढ़ेंगे। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? मातंगेश्वर हमारे शिव जी के लिए को समर्पित है। ये 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी, महाराष्ट्र में है। फिर है पालीतना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? ये भावनगर में। पालीतना भावनगर में है। आगे हमारा है त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो मंदिर में इसका जैन एवं हिंदू धर्म के मंदिर हैं। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों ही धर्म से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? ये नेपाल काठमांडू में है।
बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? ये अजंता महाराष्ट्र में है, सबसे प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। प्रसिद्ध नेमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नेमिषारण्य तीर्थ ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे कहा जाता है? ये कैलाश मंदिर एलोरा को कहा जाता है। किसको? शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को कहा जाता है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। किसको? राष्ट्रकूट शासकों को। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। किससे? शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ये कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। अंकरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है अंकरवाट का विष्णु मंदिर। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? राष्ट्रकूटों का संरक्षण ये जैन धर्म को प्राप्त है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण ये नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। काला पेगोडा, ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस बार यूपीएससी का एग्जाम में पूछा था ये ब्लैक पेगोडा के बारे में। मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। यूपीएससी में पूछा गया था ये। नहीं, यूपीएससी बोल रही, जेपीएससी में पूछा गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या था? गोपुरम का क्या तात्पर्य था? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से था। तोरण के ऊपर क्या बने होते थे? अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर है, वहाँ के जितने भी नष्ट हुए हैं, जैसे कि हमारा यहाँ ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर भी उसका बाहरी हिस्सा ढह चुका है, लेकिन उसमें अभी तक कौन सा बचा हुआ है? सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर अभी तक है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? पल्लव शासक द्वारा। किनको? महाबलीपुरम, जहाँ पे मोदी और शी जिनपिंग गए थे महाबलीपुरम मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ कहाँ ज्योतिर्मठ, ये मतलब जो 4 मठ का इन्होंने स्थापना किया था, वो कहाँ किया था आदि शंकराचार्य ने? आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया था। शारदा मठ द्वारका में किया था। शारदा मठ। गोवर्धन मठ पुरी में किया था। और वेदांत मठ श्रृंगेरी में स्थापना किया था इन्होंने। ये पूछा जाता है मेल करने के लिए भी कि गोवर्धन मठ कहाँ है, वेदांत मठ श्रृंगेरी में है, ये सब मिलान करने के लिए भी आता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचयातन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? जो पंचयातन शब्द है ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। पंचयातन शब्द। गंगैकोंडा चोलापुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। किसने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। ये याद रखना है। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किसका? द्रविड़ शैली का। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है।
अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। मंदिर स्थापत्य कला, एरन का विष्णु मंदिर, एरन सागर जिला मध्य प्रदेश जहाँ सती होने का प्रमाण मिलता है। भुमरा का शिव मंदिर, ये भुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। फिर है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। ये पूछा जाता है भीतरगांव कानपुर वाला। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में, अधिकतर मध्य प्रदेश में ही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी पूछा जाता है, देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हुए? एरन का विष्णु मंदिर सागर में है। भुमरा का शिव मंदिर, ये भुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। फिर है आगे मध्य प्रदेश में तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। फिर है पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक है छत्तीसगढ़ का है सिरपुर मंदिर, रायपुर जिला में है। और छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश में कौन है? भीतरगांव का कृष्ण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में है। देखो माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान के सिरोही जिले में है, राजस्थान में है।